जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। सिंस अब प्रीलिम्स आपका कंक्लूड हो चुका है इस साल का 2025 का, और अब हम मेंस की तैयारी के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मेंस के लिए यूट्यूब की अगर हम बात करें स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल का, तो मेंस के लिए हम यूट्यूब पर मेंस मंत्रा सीरीज तो चला रहे हैं जिसमें हम लोग मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्री सिक्योर को अब मैं फिर से रिवाइव कर रहा हूं, जो कि आपको अगले साल नेक्स्ट ईयर आप जो प्रीलिम्स दोगे ना, नेक्स्ट ईयर आप जो प्रीलिम्स दोगे, आपका प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर, चाहे हम नेक्स्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें या एपीएससी प्रीलिम्स की बात करें 2026 का, उसके लिए आपका ये प्री सिक्योर इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। और साथ ही साथ अगर सपोज 2025 में आप कोई दूसरे एग्जामिनेशन भी दे रहे हो, जैसे यूपीएससी भी कई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, अकाउंट ऑफिसर के एग्जामिनेशंस, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, या एपीएससी ने भी और एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने हैं, सीसीई तो अब अगले साल होगा, तो उसके लिए भी आपका प्री सिक्योर उतना ही इंपॉर्टेंट होगा 2025 में, और बाकी जितने एग्जामिनेशंस होने हैं। तो आपको करना क्या है, ये प्री सिक्योर की सीरीज को रेगुलर फॉलो करना है ताकि करंट अफेयर्स के एमसीक्यू होते रहें। और साथ ही साथ मेंस मंत्रा, जिसमें कल मैंने जीएस पेपर 5 करवाया था, कल मैं फिर से दूसरे टॉपिक करवाऊंगा, उनको फॉलो करना है इस मेंस के लिए और अगले मेंस के लिए भी, ठीक है। सो आज के प्री सिक्योर जून 10 सेशन, इसमें हम लोग कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इसमें ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, ये टॉपिक्स और उस टॉपिक के साथ रिलेटेड फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला टॉपिक क्या होगा, थीतू आइलैंड के ऊपर। अब ये थीतू आइलैंड जो है, ये ना वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि आपको मैप का एक पॉइंट दे दिया या कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन दे दिया, उससे रिलेटेड कि ये कहां पर है, किस सी के पास पड़ता है, किस कंट्री के साथ बॉर्डर है, वगैरह वगैरह। इस बार तो टाइम जोन भी पूछा था यूपीएससी ने, एपीएससी भी पूछता है। दूसरा क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन प्रीलिम्स में तो है ही, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस आएंगे ही, आप इसका यूज ना मेंस में भी कर सकते हो। कहां पर मेंस में कर सकते हो, अपने गवर्नेंस के आंसर लिखने में, जीएस पेपर 2 में। तो ये प्री सिक्योर जो कि प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए बनाया गया है, ये मेंस में भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। इसका एग्जाम्पल आप गवर्नेंस में यूज कर सकते हो। देन एनविस्टैट्स इंडिया, यहां पर एक स्टैट्स की बात हो रही है, एक स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है जो ENVI एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सो व्हाट इज दिस एनविस्टैट्स इंडिया, ये देखेंगे हम लोग। देन महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महारानी अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेटेड कॉइन्स इशू किए हैं, इनका क्या रोल है ये पढ़ेंगे हम। देन ध्रुव के बारे में, अब ध्रुव तो हमारा स्टूडेंट भी है, ध्रुव एक हेलीकॉप्टर का भी नाम है ना। तो क्या है ये ध्रुव, यहां पर ध्रुव हेलीकॉप्टर है या कोई ध्रुव एप्लीकेशन है, पर्टिकुलर कोई ध्रुव पर्टिकुलर कोई सिस्टम है, कोई एप्लीकेशन है या हेलीकॉप्टर है, वो देखेंगे। वैसे अभी तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आगे मैं अटैच करूंगा ही, प्री सिक्योर में जिस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन अभी यही है कि अगर हम ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात करें, चॉपर की बात करें, तो इस ध्रुव हेलीकॉप्टर का जो डेवलपमेंट है वो तुम मुझे बताओ कि डेवलपमेंट किसने किया है, कौन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये इंडिजीनियस है या फिर हमने इसको जापान से खरीदा है, फ्रांस से खरीदा है, यूएसए से खरीदा है, इजराइल से खरीदा है, क्या है। सो ध्रुव हेलीकॉप्टर के बेसिक्स क्या है, ये इंडिजीनियस है, इसका डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, कौन इसको यूज कर रही है, आर्म्ड फोर्सेस यूज कर रही है, ये तो हमें पता है, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये ध्रुव नाम पर ही हो गया। ध्रुव तुम भी बताना तुम जब इस वीडियो को देखोगे, और बाकी लोग भी, सबके लिए। एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए। तो ये आज के प्री सिक्योर्ड वाले सेशन में रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया किस पर, पहला क्वेश्चन आ गया थीतू आइलैंड पर या पागशा आइलैंड पर, एक और नाम हो गया साउथ चाइना सी का। ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये न्यूज में मेंशन था, आप देख सकते हो, एक न्यूज का आर्टिकल ये द स्ट्रेट्स टाइम का है, आप इसको द हिंदू में भी ढूंढोगे वहां भी मिल जाएगा, ट्रिब्यून में भी मिल जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस में भी मिल जाएगा। पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के बारे में क्या है, थीतू आइलैंड के बारे में, दैट थीतू आइलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल ऑकरिंग आइलैंड इन द स्पार्टले आइलैंड आर्किपेलेगो। ये स्पार्टले आइलैंड आर्किपेलेग जो है ना, ये साउथ चाइना सी जो है हमारा, साउथ चाइना सी उस रीजन में पड़ता है, साउथ चाइना सी वाले रीजन में। सो हमारा थीतू आइलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट अमंग दिस स्प्रेटली आर्किपेलेगो ग्रुप। एकदम सही बात है कि थीतू आइलैंड सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, जो कि स्प्रेटली आइलैंड ग्रुप साउथ चाइना सी का पार्ट है। ये चीज हो गया।
दूसरा क्या, यहां से हम लोकेशन याद रखेंगे कि साउथ चाइना सी का है और स्प्रेटली आइलैंड का पार्ट है ना, और थीतू उसका सेकंड लार्जेस्ट वाला हिस्सा है। इट इज लोकेटेड विद इन द 30 किलोमीटर ऑफ चाइनाज सूबी रीफ, चाइनाज सूबी रीफ विच होस्ट अ लार्ज मिलिट्री बेस। यस, अब यहां से एक और चीज सीखने हमको क्या मिल गया कि ये जो सूबी रीफ का हिस्सा है ये भी साउथ चाइना सी का हिस्सा है और चाइना का एक लार्ज मिलिट्री बेस है यहां पर सूबी रीफ में। हमारा थीतू आइलैंड उसी के पास पड़ता है। सेकेंड इज करेक्ट। थीतू आइलैंड इज क्लेम्ड बाय मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग द फिलीपींस एंड चाइना एज वेल। थीतू आइलैंड को क्लेम करने का काम फिलीपीन की गवर्नमेंट भी करती है, फिलीपीन के लोग भी करते हैं, साथ ही साथ चाइनीज भी करते हैं, तो एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 3 सी। इस तरह से हमारा थीतू आइलैंड से रिलेटेड, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। उसके नोट्स यहां पर हैं। आप तुम लोग ने एक काम करो, अपने लिए ना प्री सिक्योर की एक कॉपी बना लो, तो अगले साल फिर परेशान नहीं होगे। एक प्री सिक्योर की कॉपी बना लो और उसमें ना ये सब नोट्स शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो। वैसे मैगजीन तो मैं तुम लोगों को इशू करवा ही दूंगा, आप या तो मैगजीन का प्रिंट आउट करवा लीजिए या प्री सिक्योर की कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने से क्या होगा, डे टू डे भी ऐड करते जाओगे। मैगजीन मंथ के एंड में आता है, बिजी शेड्यूल कभी कभी ज्यादा रहता है तुम्हारा ना, तो फिर तुम उसको अच्छे से नहीं फॉलो करोगे तो कमी रह जाएगी। कॉपी बना लो, ज्यादा फायदा है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर, जिसका मैंने अभी तुम्हें बताया कि इस नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, अभी तो हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, लेकिन इसका यूज गवर्नेंस में भी है, जीएस पेपर 2 में, इवन ऐसे वैसे लिखने में भी या एथिक्स के आंसर में भी यूज कर सकते हो आप। क्या कह रहा है नेशनल ई विधान के ऊपर, और नेशनल ई विधान को इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज यस डीडी न्यूज आप देख सकते हो। अब कोई ऐसा नहीं बोलना कि सर डीडी न्यूज क्यों, द हिंदू क्यों नहीं। गाइस ये भी एक ट्रस्टेड वेबसाइट है और इसको भी हमको फॉलो करना है। मल्टीपल सोर्सेज से क्वेश्चन बनते हैं। एपीएससी या यूपीएससी प्रीलिम्स किस तरह से डाइवर्स होते जा रहा है ये तो मालूम है ही। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इट इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन लेजिस्लेटिव प्रोसेस अक्रॉस द कंट्री। एकदम सही बात है, और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का ही ये इनिशिएटिव है। वो हिंट हमको यहां पर भी मिल रहा है, नेशनल ई विधान लिखा हुआ है। विधान बनाने का काम विधानसभा करती है ना। असम की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, गुजरात की विधानसभा, कहीं कर भी विधानसभा। तो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिनको हम विधानसभा बोलते हैं, ये विधानसभा ही तो विधान बनाने का, विधि बनाने का काम करेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का इनिशिएटिव है, जिसका पर्पस क्या है कि इंडिया में जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको डिजिटाइज करना है, कि वो डिजिटल मीडियम पे चले, अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो सके। सही है जी। द प्लेटफॉर्म एम्स टू ब्रिंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, जिस भी यूनियन टेरिटोरी का लेजिस्लेचर है और बाकी स्टेट्स तो हैं ही, टुगेदर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। यस, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। डिजिटाइजेशन का ही तो पर्पस होता है। The initiative's objective is to ensure that the legislative business of the house is conducted in a paperless manner। अब जब हम डिजिटाइजेशन की बात करेंगे तो पेपरलेस तो होना ही है। अभी हम डिजिटाइजेशन के थ्रू, जैसे डिजिटल टेक्निक का यूज करके तुम्हारे साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। मैं ऐसा भी कर सकता था ना, यहाँ पे एक पेपर खोलता, पहला क्वेश्चन, दूसरा पेपर खोलता, तो हम डिजिटल मीडियम में कर रहे हैं तो पेपरलेस किया जाएगा। इसका फायदा क्या हो जाएगा ना कि पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं या यूटी हैं, वहां पर जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके काम को ना एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म का नाम होगा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ना सिर्फ ये सारे लेजिस्लेचर के मेंबर देख पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे, बल्कि हम लोग भी उसको मॉनिटर आगे कर पाएंगे या देख पाएंगे कि हमारे माननीय कितना काम करते हैं विधानसभा में। काम करते हैं कि सिर्फ टाइम पास करते हैं। काम करने भी होना चाहिए ना, क्योंकि उनको चुनकर डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं हम। विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो टाइम पास करने के लिए नहीं है, काम करने के लिए। साल के कितने महीने काम किया, बजट सेशन में किया, मॉनसून सेशन में किया, विंटर सेशन में किया, कितना काम किया, इसलिए एक एप्लीकेशन पर होना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द एनुअल रिपोर्ट एनवी स्टैट्स। एनवी स्टैट्स में आगे जाने से पहले सबसे पहले तो क्या, यहां पे दो वर्ड हैं, एक है एनवी, दूसरा है स्टैट्स, मतलब एनवायरमेंट और एनवायरमेंट से रिलेटेड स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये जो एक रिपोर्ट है ये एनवायरमेंट से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है, नीति आयोग। अब डायरेक्टली नीति आयोग को कैंसिल नहीं करेंगे, पर फिर भी नीति आयोग ना एनवायरमेंट से रिलेटेड स्टैट्स यूजुअली नहीं सबमिट करता है या प्रेजेंट करता है। कर सकता है बट यूजुअली नहीं करता है।
दूसरा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये एक हो गया। अब यहाँ पे एस्पिरेंट कंफ्यूज होंगे कि अच्छा एनवायरनमेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होगा, बट नहीं, यहीं पर ट्रिक है। ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है ये इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करती है। आंसर तो हमें मिल गया। अब हम जरा एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं, पीआईबी का। यहां पर आप देखो क्या है, सबसे पहले एक मिनिस्ट्री का नाम लिखा हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है वो इस एनवी स्टैट्स रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करेगी। अभी रिसेंटली पब्लिश किया, आप देख सकते हो जून में। अब जब इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, इसका नाम रखा गया है सिंपली एनवी स्टैट्स इंडिया 2025, जिसका मेन जो हाईलाइट है वो हाईलाइट ये है दैट थर्मल पावर जनरेशन हैज इंक्रीज्ड। एक नंबर दिया हुआ है, ये नंबर तुम्हें याद नहीं करना है, बस मैं बात क्या कर रहा हूं। थर्मल पावर जनरेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस to this and electricity generation from renewable energy sources has increased from this to this during 2013-14 to 2023-24। मतलब इंडिया में थर्मल पावर जनरेशन भी इंक्रीज हुआ है, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी इंक्रीज हुआ है। तो अब ये दोनों चीजें सरकार को और बाकी स्टेक होल्डर्स को मालूम होनी चाहिए, जिससे कि हमारा एफर्ट एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी हमें समझ में आए कि हम थर्मल पावर से कितना इंक्रीज कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कितना इंक्रीज कर रहे हैं। तभी तो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में सही डायरेक्शन में एफर्ट डाल पाएंगे। मेंस में भी काम आएगा ये तुम्हारे एनवीए स्टैट्स। दूसरा, इनलैंड फिश प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 61.3 लाख टन, ये भी एग्जैक्ट फिगर से मतलब नहीं है, टू 139 लाख टन ड्यूरिंग 2013-14 टू 2023-4। इनलैंड फिश प्रोडक्शन में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो ये ग्रोथ ना बड़ा अच्छा है, देखो डबल के बराबर है, इवन डबल से थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तो डबल से ज्यादा इनलैंड फिश प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ है। प्री सिक्योर के सेशन में ही मैंने तुमको फिशरी से रिलेटेड सेंसस पढ़ाया था ना मे वाले प्री सिक्योर में। इन सब चीजों को ना कनेक्ट करते जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वो इस एनवी स्टैट्स रिपोर्ट को पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। आप यहां पर देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवेल्स ₹300 कॉइन, स्पेशल कॉइन्स है ये। 300 का कॉइन महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की याद के ऑनर में इशू किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अब महारानी अहिल्याबाई होलकर जी कहां से रिलेटेड थी? वैसे यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आप बता सकते हैं ये चीफ मिनिस्टर कहाँ के हैं? ही इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। होलकर स्टेडियम, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, होना भी चाहिए, क्रिकेट में आप अपने स्किल्स दिखा सकते हैं। होलकर स्टेडियम कहाँ है मुझे बताओ तो, एकदम तुरंत ऐसे क्लिक करते हुए बताना है, गूगल करके नहीं। महारानी अहिल्याबाई होलकर, पहला स्टेटमेंट क्या, दैट महारानी अहिल्याबाई होलकर सर्व एज द रूलर ऑफ मालवा टेरिटोरी। मालवा टेरिटोरी मतलब मध्य प्रदेश, अभी इसको मध्य प्रदेश बुलाएंगे हम। विद इन द मराठा कॉन्फेडरेसी। अब तुम बोलोगे कि सर मध्य प्रदेश आप बोल रहे हो फिर मराठा कॉन्फेडरेसी बोल रहे हो, तो हाँ गाइस, मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठा फैमिलीज अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुई थी। जैसे मराठा कॉन्फेडरेसी बनेगी गायकवाड़, पेशवा, होलकर्स, भोंसले, ये अलग अलग सिंधियाज, ये अलग अलग मराठा कॉन्फेडरेसी अलग अलग रीजन में मराठास का जो पावर था डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये मालवा टेरिटोरी में रूल कर रही है विथ हर कैपिटल एट महेश्वर एंड इंदौर। तो मध्य प्रदेश में ये रूल कर रही है महारानी अहिल्याबाई होलकर जी। इन्होंने रूल किया था 18th सेंचुरी में। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सी इज नोन एज पुण्याश्लोक, बड़ा पॉपुलर टाइटल है, इनको पुण्याश्लोक दिया गया था, मतलब द फिलोसफर क्वीन, एज वेल एज एक ऐसी क्वीन जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने इम्पैथेटिक, कंपैशनेट, इम्पैथी के लिए, कंपैशन के लिए, लोगों से अपना प्यार दिखाने के लिए, और साथ ही साथ एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी जानी जाती हैं, इसलिए इनको पुण्याश्लोक टाइटल दिया गया था। इवन एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन के ने ये टाइटल दिया है। तो अगर ब्रिटिश आपकी तारीफ कर रहे हैं, जो कि यूजुअली इंडियंस की तारीफ नहीं करते थे, तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, ये पुण्याश्लोक टाइटल इनको दिया गया है, याद रखिएगा। थर्ड क्या, सी वॉज सक्सीडेड बाय तुकुजी राव होलकर, हु वॉज ऑल्सो द लास्ट होलकर रूलर टू रिमेन इंडिपेंडेंट अंटिल हिज डिफीट बाय द ब्रिटिश इन 1804। ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है और ये जानबूझकर यहाँ पे गलत स्टेटमेंट डाला गया, ये याद रखने के लिए कि तुकुजी राव होलकर लास्ट होलकर रूलर नहीं थे। हाँ, तुकुजी राव होलकर ने इनको सक्सीड किया था, मतलब पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट यहां तक हुआ,
लेकिन टुकुजी राव होलकर वॉज नॉट द लास्ट होलकर रूलर, ये आप याद रखिएगा, इनके सक्सेसर लास्ट होलकर रूलर नहीं थे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही बस करेक्ट है। लास्ट होलकर रूलर कौन है? तो लास्ट होलकर रूलर टुकुजी राव जो हैं, उनके बाद भी आने वाले जसवंत राव होलकर है। एग्जैक्टली इतना डिटेल में जाकर नहीं पूछेगा तुम्हें, बट उनके सक्सेसर को लास्ट होलकर बुलाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट डाल सकता है, इसलिए याद रखे कि उनका सक्सेसर ही लास्ट नहीं था होलकर रूलर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ध्रुव, और ये ध्रुव यहां पर हम ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। अभी तक हम पिन कोड की बात करते थे, जैसे अगर मेरे परमानेंट एड्रेस की पिन कोड की बात करें तो वो है 800002। ढूंढना कहां का पिन कोड है ये? 800002, 84 टाइम्स 02। हमेशा हर किसी के अपने परमानेंट एड्रेस का या टेम्पररी एड्रेस का एक पिन कोड होता है, पर अब सरकार क्या बोल रही है कि हम एक डिजिटल कोड बनाएंगे जिसको डीजी पिन भी कह के बुलाएंगे। ये डिजिटल कोड डीजी पिन क्या होगा? हमारा रेफरेंस बताएगा, एक यूनिक वर्चुअल एड्रेस जनरेट होगा जो आपके एग्जैक्ट एड्रेस को पिन पॉइंट करेगा। अभी पिन कोड आपके एग्जैक्ट एड्रेस को पिन पॉइंट नहीं करता है। आप पर्टिकुलर सपोज कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जोरहाट का एग्जांपल लेते हैं, गुवाहाटी का एग्जांपल लेते हैं। गुवाहाटी में हम जू रोड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो गुवाहाटी का जो जू रोड हो गया, गुवाहाटी का सपोज हम गणेशगुरी की बात करें, या गुवाहाटी में हम 6th माइल चले जाएं, हाथी गांव चले जाएं, या उधर खानापाड़ा चले जाएं, तो अलग अलग रीजन के अलग अलग पिन कोड हैं। पर क्या गुवाहाटी के जू रोड में जो पिन कोड है, सारे लोग एग्जैक्टली एक पिन पॉइंट वाले लोकेशन पर रह रहे हैं? नहीं ना। इस जू रोड का इस एक टेरिटोरी को पिन कोड रिप्रेजेंट करता है। पर जब डीजी पिन बन जाएगा, डिजिटल रेफरेंस जनरेट किया जाएगा, तो वो यूनिक वर्चुअल एड्रेस होगा, वो आपके एग्जैक्ट लोकेशन को बताएगा। दैट इज द रेलेवेंस, ये रेलेवेंस है। पहला स्टेटमेंट क्या? इट इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम इसको न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी ये रिसेंटली आया था। आप यहां देख सकते हो पीआईबी का आजादी का अमृत महोत्सव। वो तो लोग, अच्छा ये आजादी का अमृत महोत्सव पर भी एक क्वेश्चन मुझे बताओ, व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव? आजादी का अमृत महोत्सव का क्या रेफरेंस है? क्यों हम आजादी का अमृत महोत्सव कह के मना रहे हैं? सिंपली ऐसे लिखने आ सकता है कभी। यहां पे आप देख सकते हो, रिलीज ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ ध्रुव फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, द डिजिटल एड्रेस डीपीआई या डिजिटल पिन, ये डीजी पिन। डीजी पिन नाम की एक दवा होती है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, और ये डीजी पिन है तुम्हारा यूनिक वर्चुअल एड्रेस बताने के लिए डिजिटली। तो पीआईबी में ये आर्टिकल कवर हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? दैट ध्रुव वाज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू सर्व एज द फाउंडेशनल लेयर फॉर अ नेशनल डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये स्टेटमेंट जो है, ये पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला क्या लिखा हुआ है? ध्रुव वाज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी भी जब हमने ये न्यूज़पेपर आर्टिकल देखा था तो हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात, जब मैंने तुम्हें पहले ही शुरू में समझाया कि हम यहाँ पर पिन कोड को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का काम होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम नहीं है। इसलिए ये पहला पार्ट रॉन्ग हो गया, पार्सली रॉन्ग हो गया। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कर लीजिए, कॉमन सेंस है, याद भी रखना नहीं पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू सर्व एज ए फाउंडेशनल लेयर फॉर अ नेशनल डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड वाला पार्ट सही है, पहला वाला गलत। दूसरा क्या? तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट प्रोपोजेज एन एड्रेस एज अ सर्विस मॉडल फॉर सिक्योर यूजर कंट्रोल्ड एंड कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ डिजिटल एड्रेस। ऑब्वियसली कंसेंट बेस्ड शेयरिंग होगा, आपका यूनिक डिजिटल एड्रेस आपके कंसेंट के बिना शेयर नहीं किया जाएगा। जहां तक इस टर्म की बात है, एड्रेस एज अ सर्विस, एड्रेस एज अ सर्विस एक यूनिक टर्म। यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो एड्रेस है ना, एग्जैक्ट एड्रेस, एग्जैक्ट पिन पॉइंट, मेरी ड्राइंग स्किल खराब है बट एग्जैक्ट पिन पॉइंट, राइट। जैसे कभी हम गूगल मैप यूज करते हैं, तो गूगल मैप ना हमारा पिन कोड सिर्फ नहीं बताता है, पिन कोड सपोज इस एरिया को बता रहा है, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा गूगल मैप जो है वो एग्जैक्ट इस लोकेशन को बताएगा। हमारा डीजी पिन भी अब इसी काम को करेगा, एग्जैक्ट लोकेशन को बताना। तो एड्रेस एज ए सर्विस मॉडल पे वर्क करेगा कि आपकी एड्रेस ही आपके सर्विस को इनेबल, आपके सर्विस को एक्सेस करने का तरीका बनेगी, आपके सर्विस को एक्सेस करने का एक जरिया बन जाएगा आपका यूनिक एड्रेस, आपका एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन। करेक्ट है जी। ध्रुव एम्स टू क्रिएट ए स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड
ऑब्वियसली जियो कोडेड होगा, लोकेशन कोडेड होगा, लोकेशन स्पेसिफिक होगा, एंड इंटरऑपरेबल डिजिटल एड्रेस सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन एड्रेस रिलेटेड सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। ये अगेन सेम उसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से कहा जा रहा है। तो 2 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। 1 रॉन्ग था, क्योंकि जब पिन कोड को रिप्लेस करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आएगा, यहां भी लिखा हुआ है नॉट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। चलिए, ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में तुम लोग मुझे बताओगे? एड्रेस एज ए सर्विस अभी आपको मैंने समझा दिया है कि एड्रेस एज ए सर्विस से, जैसे थोड़ा और हम बात करें एड्रेस एज ए सर्विस का, तो द एड्रेस एज ए सर्विस फ्रेमवर्क, इससे क्या पर्पस है हमारा? सबसे पहले तो हमारा एड्रेस हमारे सर्विसेज को एक्सेस करने का जरिया बनेगा, ये चीज सिंपली समझेंगे। दूसरा क्या? इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? दैट अक्रॉस डिफरेंट एड्रेस सिस्टम यूज्ड बाय वेरियस सेक्टर्स। वेरियस सेक्टर्स हो गए, वेरियस सेक्टर्स जैसे सपोज टेली कम्युनिकेशन हो गया, हमें एक टेलीफोन लाइन लेना है, हमें पोस्ट से कोई सामान मंगवाना है, हमें क्या करना है, गवर्नमेंट की किसी सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो गवर्नमेंट अभी से आपका रिकॉर्ड प्रिपेयर करती है कि पर्टिकुलर इस पिन कोड में रहने वाले इंसान ने पोस्ट ऑफिस से जाकर कोई स्कीम परचेज की, या पर्टिकुलर इस पिन कोड पे रहने वाले लोगों ने इतना टैक्स जमा किया, या इस पिन कोड पे रहने वाले लोग इस वर्क में इन्वॉल्व हैं, उससे ना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। अब इंटरऑपरेबिलिटी से क्या होगा कि अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट का अलग अलग सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर्स भी है, उनके पास एग्जैक्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन मिल पाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एड्रेस फॉर्मेट, ये तो हम देख चुके हैं, जियो टैगिंग से स्टैंडर्डाइजेशन समझा चुका हूं तुम्हें मैं। कंसेंट बेस्ड शेयरिंग होगी, ऑब्वियसली कंसेंट बेस्ड शेयरिंग होगी कि यूजर की प्राइवेसी को भी थ्रेट नहीं हो। पब्लिक प्राइवेट इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटाइजेशन, देन ऑब्वियसली इन केस ऑफ डिजिटाइजेशन वी डू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम लोग पब्लिक प्राइवेट इंटीग्रेशन या पार्टनरशिप की बात करते हैं। देन अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट मैंने तुम्हें दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है 1953 में काका केलकर कमेटी के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट अगेन उस काका केलकर कमेटी के सपोज रेलेवेंस को या उसके पर्पस को बता रहा है। ऑप्शंस क्या हैं? दैट बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर बोथ आर ट्रू 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या इनमें से कोई एक करेक्ट। तो पहले आपको ये पढ़ना है और फिर इनमें से ही ऑप्शन चूज करना है। ये नई टाइप के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। इसका आंसर तुम मुझे आज बताओगे कमेंट में, कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। देन दूसरा क्वेश्चन है दक्षिण मेरू से रिलेटेड। ये एक टर्म है जो साउथ इंडिया में बड़ा पॉपुलर है, साउथ इंडियन टेंपल में। तो इनमें से किस टेंपल को दक्षिण मेरू के नाम से बुलाया जाता है? ये आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। कल हम लोग फिर से प्री सिक्योर के सेशन में नए एमसीक्यू के साथ मिलेंगे, राइट? इसको सिंसियरली फॉलो करते जाइए अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए, जो आगे प्रीलिम्स आएगा। और जैसे आज नेशनल ई विधान पोर्टल हो गया या एनवी स्टेट्स हो गया, उसका मेंस में भी एप्लीकेशन है, तो आपके मेंस में भी काम आना ही है। ओके, टेक केयर, स्टडी वेल, गुड नाइट, जय हिंद।